अगर किसी सरफेस पे बिलियर्ड के दो बॉल जो है कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद अगर वे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फिर वहां पे जो है उनका जो वेलोसिटी होता है वो उस सरफेस के प्लेन में होता है और हम वहां पे जो है उस तरह के कोलिजन को कहते हैं कि वह है कोलिजन इन टू डायमेंशंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस पे। तो इसके लिए जो है हमने दो बॉडी कंसीडर किया है, एक का मास यहां पे m1 है और दूसरे का मास m2 है। यहां पे ये जो m1 है ये इस डायरेक्शन में जो है u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जबकि यहां पे ये जो m2 है ये रेस्ट में है। दैट मीन यहां पे जो इसका वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है ये है u2, तो ये यहां पे 0 होगा, तो ये रेस्ट में है। तो यहां पे जो m1 है ये इस डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि इन दोनों बॉल का जो सेंटर है वो एक ही लाइन में नहीं है। जैसे आप यहां पे जो है इसके सेंटर से एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसके भी सेंटर से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो आप यहां पे क्लियरली समझ सकते हैं कि दोनों बॉल का जो सेंटर है वो एक ही लाइन में नहीं है। यहां पे ये जो m1 है ये इस m2 से थोड़ा सा ऊपर है, हालांकि इसका जो सेंटर है वो इस m2 के रेडियस के अंदर ही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये u1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो होगा ये कि यहां पे कुछ देर बाद हो जाएगा कॉलिजन। सो कॉलिजन कुछ ऐसा होगा कि यहां पे ये जो m1 है ये यहां पे कुछ इस तरह से इससे कांटेक्ट में आएगा। सो यहां पे कुछ इस तरह से कॉलिजन होगा, ये होगा यहां पे m1। तो ये जो m1 है ये m2 पर जो है देखें तो एक फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो रिएक्शन के तौर पे ये जो m2 है ये भी m1 पर जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। तो यहां पे ये जो m1 m2 पर जो है फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स के कारण ये जो m2 है ये अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, कुछ वेलोसिटी के साथ ये आगे बढ़ जाएगा। यहां पे ये जो m2 है ये भी तो m1 पर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, रिएक्शन वाला फोर्स है ये। तो यहां पे ये इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए भले ही जो चेंज इन मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इस बॉल के पास भी तो एक अपना मोमेंटम है जो कि इस डायरेक्शन में है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया और इसका जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में हो गया। तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम बनेगा इस मोन का वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और ये जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा कुछ वेलोसिटी के साथ। तो यहां पे जो सिचुएशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि m1 जो है ये इस डायरेक्शन में जाएगा और m2 जो है यहां पे ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे ये जो m1 है जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमने मान लिया कि ये है v1 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और इसका जो वेलोसिटी है ये है v2। तो अब मैं यहां पे जो है सबसे पहले एक्सिस बना लूं, ये हो गया यहां पे x एक्सिस, तो ये हो गया x एक्सिस और यहां पे ये हो गया y एक्सिस, तो यहां पे ये हो गया y एक्सिस। तो अब देखिए आप यहां पे ये जो m1 है जो कि इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमने ये मान लिया कि ये जो x एक्सिस है इसके साथ यहां पे ये जो एंगल बना रहा है ये है θ1 और ये जो m2 है जो कि इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये भी ये जो x एक्सिस है इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। तो हमने मान लिया कि यहां पे ये जो एंगल बना रहा है ये है θ2। अब देखिए यहां पे ये जो m1 है ये v1 वेलोसिटी से ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बल्कि हम कहेंगे कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस में भी जा रहा है और साथ ही साथ ये y एक्सिस में भी जा रहा है। दैट मीन हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे इसे जो है v1 को दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे ये हो गया एक कंपोनेंट x एक्सिस में और यहां पे एक कंपोनेंट होगा y एक्सिस में। तो आप यहां पे क्लियरली समझ सकते हैं कि यहां पे ये जो एंगल बनेगा ये भी होगा θ1। तो एक कंपोनेंट यहां पे हो गया v1 कोसाइन ऑफ θ1, इस वेलोसिटी से जो है ये x एक्सिस में मूव करेगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो यहां पे होगा v1 साइन ऑफ θ1। सो v1 साइन ऑफ θ1, तो इस वेलोसिटी से जो है ये y डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली यहां पे ये जो m2 है इसे भी जो है हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो x एक्सिस में होगा और दूसरा इसी पे परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, y
एक्सिस के अलोंग, तो आप यहां भी समझ सकते हैं कि ये जो एंगल यहां पे होगा ये होगा यहां पे θ2। तो यहां पे ये जो एंगल होगा ये होगा θ2। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा यहां पे, ये होगा यहां पे V2 कोसाइन ऑफ θ2, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो इस y एक्सिस के ही अलोंग होगा, ये होगा यहां पे V2 साइन ऑफ θ2। यहां पे ये जो एक्सिस है, चलिए इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो ये एक्सिस होगा y एक्सिस से होगा, तो हम यहां पे इसे कर देते हैं कि ये है y डैश। सो ये होगा y डैश। अगर हम किसी चीज को जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो हमें नीचे की तरफ निगेटिव कंसीडर करना होगा, आगे चल के ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने V1 और V2 को जो है दो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो है रिजॉल्व कर लिया है। अब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वह है इलास्टिक कोलिजन की। तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व्ड होता है, और साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी कंजर्व्ड होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा वो कितना होगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मैं यहां सिर्फ मोमेंटम लिख रहा हूं, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो मोमेंटम होगा वो, तो यहां पे देखिए कोलिजन से पहले का ये जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली यहां पे ये जो m1 है इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा यहां पे m1 u1 प्लस ये जो m2 है इसका मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि यहां पे जो इसका वेलोसिटी है दैट मीन ये जो u2 है ये जीरो होगा। सो यहां पे ये जीरो होगा तो हमें यहां पे जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब हम यहां पे प्लस जीरो करेंगे तो ये m1 u1 बन जाएगा फिर से, तो फिर यहां पे हम इसे हटा ही देते हैं। तो ये बराबर होगा कोलिजन के बाद का ये जो सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम कितना होगा वो। तो m1 हो गया यहां पे, सो जो पहला बॉडी है उसका मास m1 है। ये जो m1 है ये x एक्सिस में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है ये v1 कोसाइन ऑफ θ1। तो यहां पे होगा v1 कोसाइन ऑफ θ1, फिर यहां पे प्लस ये जो m2 है दैट मीन ये जो दूसरा बॉडी है इसका जो मास है ये है m2, ये भी x एक्सिस में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये है v2 कोसाइन ऑफ θ2। तो यहां पे होगा v2 कोसाइन ऑफ θ2। तो ये हो गया x एक्सिस में जो मोमेंटम होगा वो। तो अब चलिए देख लेते हैं कि y एक्सिस में जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा। तो मैं यहां से इसे कॉपी कर ले रहा हूं। तो यहां पे ये जो y एक्सिस है इसमें जो मोमेंटम होगा वो देखें कितना होगा। तो ये जो m1 है ये तो y एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा है, ये देखें तो इसका जो मोशन हो रहा है वो x एक्सिस में ही हो रहा है। तो इसका जो y एक्सिस में मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, तो इसका जो मोमेंटम है वो हो गया जीरो। प्लस ये जो m2 है इसका तो ऑलरेडी मोमेंटम जीरो है, तो यहां पे तो y एक्सिस में इसका मोमेंटम कुछ होगा इसका तो सवाल ही नहीं बनता है। यहां पे तो इसका भी मोमेंटम जब पहले से ही जीरो है तो अब भी जीरो रहेगा। तो यहां पे y एक्सिस में ये जो m2 है इसका भी मोमेंटम जीरो होगा, तो यहां पे हम प्लस लिखेंगे जीरो। तो यहां पे जीरो प्लस जीरो दैट मीन यहां पे हो जाएगा जीरो। तो ये बराबर होगा यहां पे m1 m2 का जो y एक्सिस में टोटल मोमेंटम होगा वो। तो मास यहां पे पहले बॉडी का वो तो है m1, और y एक्सिस में इसका जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस में इसका जो वेलोसिटी है वो है v1 साइन ऑफ θ1। तो यहां पे होगा v1 साइन ऑफ θ1। अब हम लिखेंगे यहां पे आगे ये जो m2 है इसका मास, सो यहां पे होगा m2, और ये जो y एक्सिस में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है v2 साइन ऑफ θ2। क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अगर आप साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो हमें यहां पे निगेटिव कंसीडर करना होगा। तो यहां पे होगा माइनस m2 v2 साइन ऑफ θ2। तो मान लेते हैं कि यहां पे ये वाला जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी कंजर्व्ड रहेगा। तो यहां पे ये जो सिस्टम है इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा कोलिजन से पहले वो बराबर होगा कोलिजन के बाद का यहां पे ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो।
तो इस केस में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा, तो एनर्जी कंजर्व्ड। तो देखिए कॉलिजन से पहले यहां पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो यहां पे इसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 है, तो दैट मीन यहां पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। लेकिन ये रुका हुआ है, इसका जो m2 है इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 होगा, तो यहां पे होगा जो काइनेटिक एनर्जी ये होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो फिर यहां पे प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये बराबर होगा यहां पे कॉलिजन के बाद का ये जो सिस्टम है इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो। तो यहां पे थोड़ा ध्यान से आप देखें तो इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में ये v1 है, और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है या कहें जो एनर्जी होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां पे हम ना ही v1 कोसाइन ऑफ थीटा 1 को चूज करेंगे और ना ही v1 साइन ऑफ थीटा 1 को चूज करेंगे, हम सीधा सीधा यहां पे v1 को ही चूज करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो m1 है, ये पहला वाला जो बॉडी है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, तो होगा यहां पे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस यहां पे ये जो m2 है इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहां पे मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है थर्ड। अब देखिए हमारे पास जो है 4 अननोन वेरिएबल हैं, कौन कौन से, v1 थीटा 1 थीटा 2 और ये v2, तो 4 अननोन वेरिएबल हैं और हमारे पास केवल इक्वेशन है 3। ऐसे सिचुएशन में अगर हमें जो है इन 4 अननोन वेरिएबल में से किसी एक का वैल्यू पता हो तो हम बाकी के जो है 3 अननोन वेरिएबल जो है उसके वैल्यू को पता कर सकते हैं इन 3 इक्वेशन से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।